हेलो साथियों, अपन भारत की नदियों पर चर्चा कर रहे हैं और भारत की नदियों से संबंधित जितने भी फैक्ट और जितने भी चीज़ें हैं हम सभी के पर चर्चा करेंगे। इसको अपन नदियों को शुरू से शुरू करके इसके अंत तक सभी बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे हम, लगभग सभी। ठीक है, तो अपन में राजस्थान की नदियों की चर्चा करने की शुरुआत में अपन में कुछ शब्दावलियाँ आती है। तो अपन सबसे पहले कुछ शब्दावलियों की व्याख्या करते हुए उसको समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो बिंदु है अपना भारत की नदियाँ वाला टॉपिक का, ये शब्दावली और इम्पोर्टेंट तथ्य से संबंधित ही रहेगा। तो अपने सामने पहला आ रहा है अफवाह। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं ऊपर अफवाह। तो अफवाह किसे कहते हैं? बहुत बार अपन सुनते हैं कि अफवाह क्षेत्र, गंगा का अफवाह क्षेत्र, सिंधु का अफवाह क्षेत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो ये क्या है? अफवाह है क्या चीज़ ये अफवाह? तो इसको नदियों के संदर्भ में अफवाह किसे कहते हैं, क्या होता है अफवाह? तो देखिए, अफवाह होता है किसी निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को अफवाह कहते हैं। किसी निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। प्रवाह का मतलब क्या होता है? आप देख रहे हो प्रवाह क्या होता है? ये जो अभी अपन ने यहाँ पर देखा प्रवाह, ये प्रवाह आखिर क्या है? ये प्रवाह किसे कहते हैं? प्रवाह। तो प्रवाह का मतलब होता है बहना। प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रवाह का मतलब होता है बहना, नदी जब बहती है। और एक चीज़ और आ गई, निश्चित मार्ग। क्या है ये निश्चित मार्ग? कि जब नदी अपने निश्चित मार्ग में प्रवाह को अफवाह कहते हैं, नदी के जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? अफवाह। तो ये निश्चित मार्ग क्या है और ये अफवाह क्या है, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। निश्चित मार्ग का मतलब होता है कि कोई नदी जो होती है ना, वो सैकड़ों वर्षों से एक निश्चित दिशा और एक निश्चित मार्ग से ही बहकर आती है। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी अपने निश्चित क्षेत्र से बहकर आती है ना। कहाँ से बहकर आती है? गंगा नदी की शुरुआत होती है, फिर वो कहाँ से आती है? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी की शुरुआत होती है उस उत्तराखंड में। उसके बाद में उत्तराखंड से आती है, फिर उत्तराखंड से आने के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से गंगा नदी आती है। तो ये गंगा नदी का क्या है? एक निश्चित मार्ग है। हमेशा गंगा नदी इसी मार्ग से आती है। ऐसा तो है नहीं कि गंगा नदी पिछले साल तो इस मार्ग से आती थी और आज वो राजस्थान से आने लग गई, ऐसा नहीं है ना। मतलब गंगा नदी का एक निश्चित मार्ग है, हमेशा इसी रास्ते से गंगा नदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो ये एक निश्चित मार्ग हो गया। अफवाह पे क्लिक कर दिया अपन। यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे थे प्रवाह पे। प्रवाह क्या है? प्रवाह यानी बहना। एक निश्चित मार्ग में बह रही है गंगा नदी, तो यही नदी का एक निश्चित मार्ग में बहना ही उसका अफवाह कहलाता है। ठीक है, तो किसी निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को अफवाह कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर अफवाह का निर्माण करती है। अफवाह का निर्माण कैसे करती है? जैसे गंगा नदी है, अब गंगा नदी में बहुत सी नदियाँ जुड़ जाएगी। गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ होगी वो बीच में जुड़ जाएगी, और जुड़ने के बाद में गंगा नदी एक विशाल और एक विकराल रूप धारण करते हुए फिर आगे बढ़ती है। विशाल रूप धारण करते हुए उसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ती है। तो ये क्या हो गया? अफवाह कहना हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आप अफवाह को समझ गए होंगे। इसके बाद अपन चर्चा कर रहे हैं जल ग्रहण क्षेत्र या बेसिन किसे कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र या बेसिन किसे कहते हैं? अब देखो, जल ग्रहण क्षेत्र देख रहे हैं ना अपन यहाँ पर। जल ग्रहण क्षेत्र नाम से पता चल रहा है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या पता चल रहा है? जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र यानी जहाँ से जल को ग्रहण किया जाता है, वो जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। हाँ, ये जरूर हो सकता है बेसिन में थोड़ा सा अपन समझने में चक्कर पड़ सकता है कि बेसिन किसे कहते हैं। तो जलग्रहण और बेसिन दोनों एक ही चीज़ है। तो जलग्रहण को सीखने के बाद अपन बेसिन को भी स्वतः ही सीख गए होंगे। तो एक बार इस पे देख लेते हैं अपन बेसिक पे। देखो, किसी क्षेत्र से नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ हिमनद तथा वर्षा जल प्राप्त करती है। जिस क्षेत्र से नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ हिमनद तथा वर्षा जल प्राप्त करती है उसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र से, जैसे अब आप यूँ समझिए कि अपनी जो है सिंधु नदी है, ठीक है।
सिंधु नदी कहाँ से निकल के आती है? सिंधु नदी निकल के आती है तो अपन जलग्रहण क्षेत्र को पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार ये देखिए आप, जैसे सिंधु नदी है अपनी, मैं आपको ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैप का प्रयोग कर रहा हूँ। सिंधु नदी अपनी, तो सिंधु नदी अपनी क्या कर रही है, यहाँ से कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से यह सिंधु नदी हो रही है, मतलब कैलाश पर्वत के ऊपर से सिंधु नदी शुरू होती है, ऊपर से यानी ऊपरी क्षेत्र से। ठीक है, तो इसके बाद सिंधु नदी जिस स्थान से शुरू होती है, उसका उद्गम होता है, उस स्थान को बोखरचू कहते हैं। अब जब सिंधु नदी यहाँ आती है ना, शुरू होती है ना, तो यहाँ पर आपको पता है ये बहुत ही दर्रे वाला क्षेत्र है, बहुत ही हिमनद वाला क्षेत्र। कौन सा? यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से बीच में, सिंधु नदी के बीच में बहुत से हिमनद मिलते हैं। हिमनद यानी बहुत से बड़े, जैसे बड़े बड़े पहाड़ है, और वहाँ पर जो है पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है। तो जब वो बर्फ़ पिघलती है तो फिर वो झरनों के रूप लेती है, और उससे ये जो पानी होता है, ये बड़े बड़े नालों में, बड़े बड़े नदियों के माध्यम से ये सिंधु नदी में मिलता है। तो जो ये पानी नालों, नदियों, हिमनद आदि के रूप में जो ये नदी में मिलता है, सिंधु नदी में मिलता है, या कोई दूसरी नदी मान लो उसमें मिलता है, तो ये उस नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे बाबा आप निश्चित तौर पे। तो जलग्रहण क्षेत्र की अपन ने चर्चा कर ली है, जलग्रहण क्षेत्र उसे कहते हैं। अब अपन कहते हैं जल विभाजक। जल विभाजक किसे कहते हैं? जल विभाजक, विभाजक, अब आप देखो कुछ शब्दों से ही पता चल जाता है कि उसका अर्थ क्या है। जल तो ठीक है, विभाजक यानी विभाजित करना, अलग अलग करना, जल को विभाजित करना, जल को अलग अलग करना। जैसे वह उच्च भूमि जो दो क्षेत्रों के अफवाह तंत्र को अलग करती है। जल विभाजक किसे कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं कि वह उच्च भूमि जो दो क्षेत्रों के अफवाह तंत्र को अलग अलग करती है, वह क्या कहलाती है? जल विभाजक कहलाती है। अब वो अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं जो दो अफवाह तंत्र को अलग करती है? अब भारत की दृष्टि से जल विभाजक को देखें तो भारत में दो अफवाह तंत्र कौन से हैं जिनको वो उच्च भूमि में अलग करती है? तो भारत में वो दो अफवाह तंत्र है, एक तो है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। क्या है? एक तो बंगाल की खाड़ी और दूसरा क्या है? अरब सागर। अब आप इसको थोड़ा मैप के माध्यम से देखिए, अच्छा लगेगा। जैसे ये मैप है भारत का, ठीक है, ये मैप है भारत का, तो इसको अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? अपन जल विभाजक पढ़ेंगे। तो जल विभाजक पढ़ेंगे ना, तो इससे भी अच्छी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जल विभाजक के बारे में अपन देख रहे हैं। देखो जल विभाजक कह रही, जल विभाजक यानी दो अफवाह क्षेत्र को अलग करने वाली तंत्र। तो वो कौन सा तंत्र है? ये रहा जल विभाजक। यहाँ से शुरू होता है। ये कहाँ से शुरू होता है? ये मानसरोवर झील से। जैसे कि अपन देख रहे हैं, ये मानसरोवर झील से, यहाँ से ये शुरू हो रही है मानसरोवर झील से, और मानसरोवर झील शुरू होने के बाद में ये भारत में प्रवेश कर रही है। यहाँ से थोड़ा इसको जूम करेंगे, भारत में प्रवेश कर रही है यहाँ से, और यहाँ से भारत में प्रवेश करने के बाद में, यहाँ से भारत में प्रवेश कर रही है, और इस यहाँ से प्रवेश द्वार है, और यहीं के बाद ही ये चोटी है, कामेट चोटी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। कामेट चोटी से होती हुई अपन देख रहे हैं ये जो है अम्बाला। अम्बाला कहाँ पर है? हरियाणा में। कामेट चोटी के बाद में ये अम्बाला हरियाणा से गुजर रही है। इसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये राजस्थान में कहाँ तक चलती है? ये अरावली पर्वत श्रेणी, इसी में मानी जाती है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये वो चोटियाँ या फिर वो पहाड़ी क्षेत्र है जो भारत के जल विभाजक के रूप में कार्य कर रहा है। जल विभाजक के रूप में मतलब कि वो इधर के पानी को इधर नहीं आने दे रहा, इधर की नदियाँ इधर नहीं आ पा रही इसके कारण, और इधर की नदियाँ इधर नहीं आ पा रही इसके कारण। ठीक है, तो और इसके बाद में अरावली पर्वत क्षेत्र के बाद में फिर ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ से उत्तर प्रदेश से जाते हुए विंध्याचल, उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, श्रृंखला है विंध्याचल श्रृंखला, जहाँ पर यूपी में, वहाँ जाते हुए फिर ये वापस ऐसे मुड़ जाती है। जैसे देख रहे हैं अपन, आपको पता ही होगा, ये देखो वापस ऐसे मुड़ जाती है ये, और वापस ऐसे मुड़ने के बाद में फिर ये इधर एमपी में प्रवेश करती है, और एमपी में प्रवेश करने के बाद में एमपी की जो है श्रेणी है एक, जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा भी इसी में है, सतपुड़ा भी। और फिर ये सतपुड़ा के बाद में जो अपन देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बहुत बड़ा है दोस्तों। पश्चिमी घाट लगभग 4 राज्यों में स्थित है। पश्चिमी घाट के 4 राज्यों से होते हुए निकलती है। ये कहाँ कहाँ से देखो, तो अपन देख रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब महाराष्ट्र,
कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक है ये। क्या है ये? जल विभाजक रेखा। ठीक है, तो ये जो ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ है, अब जो इधर की नदियाँ हैं, ये इधर की साइड की नदियाँ हैं ना, ये जो इधर साइड की, ये जो भी नदियाँ हैं ना इधर साइड की, ये सारी नदियाँ जल विभाजक की इधर की जितनी भी सारी नदियाँ हैं, ये सारी नदियाँ इधर जाती है, इसमें बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में डालती है। और ये जो इधर की नदियाँ हैं सारी, इधर की जो भी नदियाँ हैं, ये अपना जल कहाँ डालती है? ये अपना जल डालती है अरब सागर में डालती है ये। ठीक है, ये अपना जल कहाँ डालती है? अरब सागर में डालती है। तो ये जल विभाजक को आप समझ ही गए होंगे और अच्छे से हमने समझाने का प्रयास भी किया है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं, अब इसके बाद में क्या है, देखो जल विभाजक। अब भारत का महान जल विभाजक मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर कामेट, चोटी एवं अम्बाला से होते हुए अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। अरावली कहाँ है? राजस्थान में। विंध्याचल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एवं पश्चिमी घाट किन जिलों राज्यों में है? 4 राज्यों में, जिसके बारे में पढ़ने भी चर्चा कर चुके हैं अपन के रूप में। कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कन्याकुमारी तक विस्तृत यानी कन्याकुमारी तक फैला हुआ इसका, जो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र को अलग करती है। ठीक है, किसको अलग करती है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र को। चलो दूसरी स्लाइड देखते हैं। इसके बाद में अफवाह तंत्र पढ़ेंगे अपन हम। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने अफवाह पढ़ लिया। अफवाह का किसे कहते हैं? अफवाह। और अफवाह के बाद में अपन ने जलग्रहण क्षेत्र या बेसिन भी पढ़ लिया। और उसके बाद में अपन पढ़े हैं जल विभाजक भी पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अपन अफवाह तंत्र। भारत में कौन कौन से अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, किस प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। तो देखो भारत में देखिए आप इधर देखो, भारत के अफवाह तंत्र को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। मतलब भारत के जो अफवाह तंत्र है ना, उनको 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में? एक तो है सागरीय अभिविन्यास और एक है नदियों के उद्गम। सागरीय अभिविन्यास। सागरीय अभिविन्यास क्या है? अभी बताइए आप, सागरीय अभिविन्यास क्या है? देखो, सागरीय अभिविन्यास है वह नदियाँ जो अपना जल सागर में डालती हैं, जो सागर में यानी समुद्र में डालती है। और उनको किन किन समुद्र में डालती है, किस प्रकार उनको बांटा गया है और कौन सी कहाँ डालती है। देखो, सागरीय अभिविन्यास की दृष्टि से जो अफवाह तंत्र है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। कौन सा? एक तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, एक अरब सागर का अफवाह तंत्र और एक है अंतरस्थलीय अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र देखो, अपन चर्चा करते हैं बंगाल की खाड़ी का। तो देखो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र क्या है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र भारत में 77% है। मतलब 77% का मतलब है कि भारत की 77% नदियाँ अपना जल कहाँ डालती है? बंगाल की खाड़ी में डालती है। कितनी परसेंट? भारत की 77% नदियाँ, 77% रिवर्स अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। अब इसके बाद में है अरब सागर। अरब सागर का कितना परसेंट है? 18%, 18%। तो मतलब भारत की 18% नदियाँ अपना जल अरब सागर में डालती है। और अब अभी हमने ये इस बात पर चर्चा कर ही चुके हैं कि किधर की नदियाँ जो है अरब सागर में डालती है और किधर की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में डालती है अपना जल। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। जल विभाजक के टॉपिक में अपन ने अभी चर्चा की है इस बारे में। ठीक है, तो आप थोड़ा बैक करके वापस देख लेना, अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो समझ में आ जाएगा फिर आपको। ठीक है, उसके बाद में है अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र का मतलब है कि वह नदियाँ जो भारत से प्रारंभ होकर भारत में ही समाप्त हो जाती है, तो वह कहलाती है अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। और कितनी परसेंट है ये? 5% नदियाँ हैं ये। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे नदियों के उद्गम की दृष्टि से। नदियों का उद्गम की दृष्टि से, तो नदियों का उद्गम कितने भागों में डिवाइड है? यह है 3 भागों। हिमालय का अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र और अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। ठीक है, अब अपन इनको सभी को एक एक करके विशेष चर्चा करेंगे। अब अपन सबसे पहले तो नदियों की उद्गम की दृष्टि से जो है ना वो पढ़ेंगे सबसे पहले। तो
ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन नदियों के उद्गम, ये वाला नदियों के उद्गम में, ठीक है। नदियों का उद्गम में पहला टॉपिक कौन सा अपना, नदियों के उद्गम में पहला है हिमालय अफवाह तंत्र। तो सबसे पहले अपन हिमालय अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, हिमालय अफवाह तंत्र। हिमालय अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी तंत्र है, कौन कौन सी नदी का अफवाह क्षेत्र आता है। तो देखो, हिमालय अफवाह तंत्र में 3 नदियों का अफवाह क्षेत्र आता है। कौन कौन सी है। पहली देखिए, पहली नदी है अपनी सिंधु अफवाह तंत्र। पहला कौन सा है, सिंधु अफवाह तंत्र। दूसरा है गंगा का अफवाह तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र, ठीक है। तो सिंधु का अफवाह तंत्र, गंगा का अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिंधु अफवाह तंत्र में वही सभी नदियां आ गई जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। अर्थात जो नदियां अपना जल सिंधु नदी में डालती हैं वे सभी नदियां सिंधु की सहायक कहलाती है और वे सभी नदियां सिंधु अफवाह तंत्र में समाहित है। सिंधु अफवाह तंत्र में वे सभी नदियां आ चुकी है। ठीक ऐसे ही गंगा का अफवाह तंत्र हो गया। गंगा का अफवाह तंत्र का मतलब है कि वे सभी नदियां जो गंगा की सहायक नदियां हैं, या अपन यूँ कहें कि वे सभी नदियां जो अपना जल गंगा में डालती है वे गंगा नदी की सहायक नदियां कहलाती है और वे गंगा अफवाह तंत्र में ही समाहित है, यानी गंगा अफवाह तंत्र का ही भाग है वे नदियाँ। एक है ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र में भी वही नदियाँ आ जाती है जो अपना जल ब्रह्मपुत्र में डालती है, या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अपन ने सहायक नदियों का मतलब भी समझ लिया और अफवाह तंत्र का मतलब भी समझ लिया, ठीक है। अब अपन एक एक नदियों की अफवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे, अच्छी चर्चा करेंगे और बहुत ही तथ्य के साथ, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ही चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। चलो, अब अपन चल रहे हैं डायरेक्ट सीधे सिंधु अफवाह तंत्र पर, ठीक है। सिंधु अफवाह तंत्र यानी सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपन सिंधु की मुख्य सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और मैप सहित चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं फिर। तो ये अपनी आ गई सिंधु नदी। कौन सी आ गई, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से, भारत में जो है सिंधु नदी का, भारत में नहीं, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपन चर्चा करी थी कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में बोखरचू नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है, तिब्बत में बोखरचू नामक स्थान से होता है। बोखरचू आपको बोला नहीं जा रहा होगा नाम, क्योंकि उस साइड जो तिब्बत साइड है ना, उस साइड इस तरह के नाम होते हैं। अच्छा, बोखरचू से होता है। अच्छा, तिब्बत में एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, तिब्बत में सिंधु नदी को क्या बोलते हैं। तो तिब्बत में जो सिंधु नदी है ना, ये यहाँ पे तिब्बत में इसको सिंगी खम्बान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगी खम्बान, ठीक है। खम्बान न, मैं लिखने में आ गया न, सिंगी खम्बान, ठीक है। तो इसके बारे में अपन स्लाइड अपने पास अच्छे से देख लेंगे। एक बार आप इस मैप को देख लो, मैप को देख लोगे ना तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए। और ये हस्तलिखित मैप है, ठीक है, ऐसे नहीं है ये, मतलब, ठीक है। तो सिंधु नदी, और सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, भारत में यहाँ से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से आपको दिख रही होगी, यहाँ से प्रवेश करती है और फिर भारत में ऐसे चलती हुई ये भारत में कहाँ कहाँ चलती है, ये जास्कर और लद्दाख के बीच में चलती है। और इसके बाद में फिर यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है सिंधु नदी। अच्छा, इस स्थान को क्या कहते हैं, पर जब जहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, इस स्थान को कहते हैं चिल्लास स्थान है ये, ठीक है। चलो अब अपना आगे चलते हैं, स्लाइड देख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं सिंधु नदी को। चलो देखो, सिंधु नदी आ गई अपनी सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैलाश पर्वत क्षेत्र में बोखरचू नामक स्थान से होता है, जिसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, सिंगी खम्बान बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई 2 प्रकार से बताई गई है कि 2880 किलोमीटर या 3180 किलोमीटर, ठीक है। देशों से संबंध या संपर्क सिंधु नदी का, सिंधु नदी किन किन देशों में बहती है, या सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से देश में है। तो 3 देशों में, चीन में, सबसे पहले तो चीन से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है,
चीन के बाद में भारत में आ जाती है, चीन भारत, भारत के बाद में फिर कहाँ जाती है सिंधु नदी, पाकिस्तान में जाती है। ठीक है। अच्छा, सिंधु नदी का भारत में विस्तार, विस्तृत लिखने में आ गया विस्तार, भारत में विस्तार का कौन कौन राज्य में है? तो सिंधु नदी सबसे पहले तो सिंधु नदी का विस्तार भारत में लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और फिर पंजाब में। ठीक है, यहाँ पर सिंधु नदी का विस्तार है, मतलब इन भारत के इन राज्यों से होते हुए सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है। और सिंधु नदी का विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? सिंधु नदी का विस्तृत क्षेत्र है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। कुल कितना है? 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 3.21 मतलब 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर भारत में है। ठीक है। दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। ये कौन सा स्थान है? ये दमचौक नामक स्थान है, जहाँ से सिंधु नदी प्रवेश कर रही है, ये दमचौक कहलाता है ये स्थान, या फिर इसका नाम दमचौक है। ठीक है, तो दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद में देखो, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजरती है सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजरती है सिंधु नदी। ठीक है, मतलब बीच से गुजरेगी। लद्दाख और जास्कर, भारत की जो 3 श्रेणी है ना, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजरती है। इसके बाद में सिंधु नदी को नंगा पर्वत के पास बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। बुंजी गार्ज का गोर्ज जो होता है, ये गोर्ज जो होता है ना, ये एक मतलब एक नाले के जैसा होता है, बहुत गहरा नाले के, सकड़ा बहुत गहरा नाला होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सिंधु नदी नंगा पर्वत के पास में एक बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। अच्छा, सिंधु नदी पाकिस्तान में कहाँ से चलता है? सिंधु नदी पाकिस्तान में चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लास अभी मैंने बताया था आपको, चिल्लास, ये देखो यही है वो चिल्लास, जहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये चिल्लास से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है, मतलब यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। चलो दूसरी स्लाइड देखते हैं अब। अच्छा, सिंधु नदी अटक में मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानों में मतलब सिंधु नदी का उद्गम पहाड़ों से होता है, फिर पहाड़ों में चलती आती है। उसके बाद में एक स्थान है अटक, अटक नामक जो स्थान है, वहाँ से सिंधु नदी मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर सिंधु नदी मैदान में बहती है। ऐसे तो सिंधु नदी पहाड़ों से चली हुई आती है, कराची के पास डेल्टा बनाकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। और कराची कहाँ है? कराची है पाकिस्तान में। तो कराची जो एक स्थान पड़ता है पाकिस्तान में, उसके पास डेल्टा बनाकर, डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, चलो मैं आपको डेल्टा बताऊं। डेल्टा कहते हैं, जैसे ये सिंधु नदी है, ये भारत है, जहाँ से सिंधु नदी आ गई, ठीक है, ये भारत है। ठीक है, अब सिंधु नदी यहाँ से प्रवेश कर रही है ना, यहाँ से आ गई प्रवेश करती हुई यहाँ से। ठीक है, शिवालिक, यहाँ से शिवालिक में प्रवेश कर गई भारत में, और चिल्लास में पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। अब सिंधु नदी यहाँ आती हुई यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर पाकिस्तान का ना, ये धरती पाकिस्तान की है। अब यहाँ पर कराची नामक शहर है, तो यहाँ से सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाने का मतलब है कि सिंधु नदी कई भागों में वितरित हो जाती है, बढ़ जाती है, कई भागों में इसे टूटती हुई, बढ़ती हुई, फिर ये नीचे यहाँ पर समुद्र आ गया, ये समुद्र आ गया, तो यहाँ पर समुद्र में विलीन हो जाती है, मतलब अरब सागर में। ये समुद्र क्या कौन सा कहलाता है? अरब सागर कहलाता है। तो अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, चलो समझ गए अब आप डेल्टा को भी। अब अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक इम्पोर्टेंट चीज़ अब इसमें ये आ जाती है कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी। अब सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? 2 प्रकार से देखा जा सकता है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों को। एक तो दाएं हाथ की नदियाँ और एक बाएं हाथ की नदियाँ। तो दाएं हाथ की नदियाँ कौन कौन सी और बाएं हाथ की नदियाँ कौन कौन सी है? तो सिंधु नदी की दाएं हाथ की नदियाँ श्योक, ठीक है, श्योक। दाएं हाथ की नदियाँ का मतलब क्या होता है? सिंधु नदी की दाएं हाथ की नदियाँ मतलब, चलो इधर देखो, ये इधर वाली नदियाँ, ये सिंधु नदी की दाएं हाथ की नदियाँ मतलब ये वाली नदियाँ, ये वाली,
इस क्षेत्र की नदियाँ की बात कर रहे हैं अपन दाएं हाथ की, और जब बाएं हाथ की नदियाँ की बात करेंगे ना तो इस क्षेत्र की नदियों की बात करेंगे। ठीक है, चलो तो इसमें दाएं हाथ की नदियों में श्योक, हुंजा, गिलगिट, स्वात, काबुल, गोयल, खुर्रम, टोची, बिबोआ, संगर, गिनार। सिंधु नदी की दाएं हाथ की नदियों में ये सारी नदियाँ समाहित है, ये सारी नदियाँ आ जाती हैं। अब अपन बात करें सिंधु नदी की बाएं हाथ की नदियाँ, कौन कौन सी है बाएं हाथ की नदियाँ। चलो बाएं हाथ की नदियों में एक नदी आती है, कौन सी, शुरू जास्कर और पंचनद। पंचनद क्या होता है, अब आप कहोगे सर पंचनद क्या होता है। पंचनद होता है 5 नदियों का समूह है। पंचनद क्या होता है, 5 नदियों का समूह, जिसमें कौन कौन सी नदी है, झेलम आ गई, चिनाब आ गई, रावी आ गई, व्यास आ गई और सतलुज आ गई। अपनी ये 5 नदियाँ हैं जो पंचनद कहलाती है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ सम्मिलित है या कौन कौन सी नदियाँ आती है, कौन कौन सी नदियाँ पंचनद कहलाती है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको कि पंचनद में ये 5 नदियाँ समाहित है या शामिल है। अब इन पंचनद को, इन 5 नदियों को अपन क्या मैप में देखेंगे ताकि अपने अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो 5 नदियाँ, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वो चिनाब नदी है। देखो यहाँ पर 1 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, देखे दिख गया क्या, ये रहा ये 1 नंबर, ये रहा दिख गया, ये रहा। ठीक है, अरे कहाँ से क्या हो गया, ये रही 1 नंबर। ठीक है, तो ये जो नदी है कौन सी नदी, 1 नंबर वाली, ये वाली यहाँ से जाती हुई यहाँ जा रही है, ये कौन सी नदी है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ से शुरू होने के बाद में ये झंग नामक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है, झंग नामक स्थान पे कहाँ से मिलती है, ये इसमें मिल जाती है, चिनाब में क्या मिलती है, चिनाब में मिलती है झेलम, ये झेलम ऊपर वाली, ये चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, जंग स्थान का क्या नाम है इसका, जंग, जहाँ पर चिनाब में झेलम मिल जाती है। ये ऊपर वाली झेलम है और जो अपन ये लैंड खींची है ये चिनाब है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं चिनाब नदी, ये सिंधु की सहायक नदी कैसे हो गई। अब आप ही कहोगे सर ये सिंधु की सहायक नदी कैसे हो गई, सिंधु की सहायक नदी ऐसे हो गई। देखो अब आप मेरी बात देखो, इधर से ध्यान से देखो, 1 नंबर है ना, ये चिनाब नदी है, यहाँ से आती हुई यहाँ से आती हुई ये यहाँ पे सिंधु में मिल गई सिंधु में। ठीक है, ये चिनाब है, याद रखना 1 नंबर की चिनाब है ये चिनाब। अब चिनाब के बाद में झेलम नदी 2 नंबर, ये झेलम ऊपर वाली, ये झेलम नदी यहाँ से यहाँ होती हुई यहाँ पर आती हुई चिनाब में मिल जाती है झेलम नदी। अच्छा, ये झेलम नदी चिनाब में मिली, इस स्थान को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। इस स्थान को याद रखना, ये चीज़ याद रखने की चीज़ है, जंग है। अब ये इसमें मिलने के बाद फिर ये चिनाब क्या करेगी, चिनाब जाके इधर सिंधु नदी में मिल जाएगी। ठीक है, तीसरी नदी कौन सी है अपनी, तीसरी नदी है अपनी रावी। रावी कहाँ पर, दिखाओ देखा रावी कहाँ पर है, 3 नंबर, ये रही रावी, दिखी, ये रही, यहाँ से यहाँ तक ये मिल जाती है, किसमें, चिनाब में मिल जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इस स्थान को जहाँ पर ये चिनाब में मिलती है इसको बोलते हैं सराय सिंधु। इस स्थान को क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में स्थित है और सराय सिंधु बोलते हैं इस स्थान को। इसके बाद में व्यास, 4 नंबर की व्यास है, व्यास ये यहाँ से होकर इसमें मिल जाती है व्यास, ये व्यास मिल गई इसमें। ये नदी कौन सी, ये सतलज है जो तिब्बत से निकलती है और भारत में आती हुई यहाँ पर व्यास मिल गई इससे। ये स्थान में जब व्यास इससे मिलती है तो ये, ठीक है, इसके बाद में यहाँ से होते हुए ये मिल जाती है चिनाब में मिल जाती है। फिर चिनाब इन सभी को लेकर कि चलो बहनों एक साथ चलते हैं अपन, और सिंधु में मिल जाते हैं। तो सभी 5 बहनें मिलकर सिंधु में डुबकी लगा लेते हैं फिर ये। ठीक है, चलो तो आज की अपनी टॉपिक इतना ही था और अपना टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होते हैं। अब अपन ये जो नदियाँ देखी ना अपन ने कौन कौन सी, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, इन सभी की भारत के मैप में अलग अलग नदियाँ बनाकर अलग अलग दर्शाकर एक एक को विशेष से चर्चा करेंगे। तो आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।